So hello, good morning, good afternoon, good evening, whenever you watch video. This is again Mustafa Anwar here and this is your beautiful channel Topper 93. So कैसे हो मेरे बच्चों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कॉपी नोटबुक और पेन लेकर के बैठे होंगे। नोट्स को अच्छे से बनाइएगा जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था बेटा वो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन समझा था। आज की क्लास में हम इसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे विद फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे कोई हेलो एल्केन किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस को देता है, इसी को हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसा कोई भी हेलो एल्केन कोई भी नेचर को शो करता है, कैसा वो दिखता है, कैसे उसका बेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, कैसे उसकी पोलैरिटी होती है, ये सारी चीजें का कंफ्यूजन आज की क्लास में आप लोग का दूर जरूर हो जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, बिना क्लास को देर किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं विथ वन स्लाइड, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो according to the haloalkane property are divided into two pattern. Number first physical pattern, number second chemical pattern. कैसे भी कोई भी हेलोएल्केन और हेलोएल्केन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को बिलोंग्स करता है। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टी वी हैव फोर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। नंबर फर्स्ट physical state, number second boiling point, number third solubility, number fourth dipole moment. According to NCERT, these 4 or 5 type of physical property are there. On my left hand side, this is chemical property of haloalkane. In chemical property of haloalkane, we discuss about 4 types of organic reaction. That is nucleophilic substitution reaction, अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है मेरे बच्चों और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मींस होता है व्हेन एनी सब्सटेंस रिप्लेस और डिस्प्लेस और सब्स्टिट्यूट टू अदर सब्सटेंस और अदर ग्रुप। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट व्हेन डिस्प्लेस और रिप्लेस टू अदर एलिमेंट और अदर ग्रुप, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मेरे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल आर दैट रिएजेंट विच हैव नेगेटिव चार्ज, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। खुद का चार्ज नेगेटिव होता है लेकिन वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। नंबर सेकंड है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मींस एलिमिनेट करना। व्हेन एनी reagent eliminate to halide atom from haloalkane compound, the reaction belong to elimination reaction. ये होती मेरे बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, थर्ड क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मींस व्हाट? रिडक्शन मींस एडेड हाइड्रोजन और रिमूव्ड ऑक्सीजन। जब कोई हैलाइड एटम, जब कोई हेलोएल्केन कंपाउंड हाइड्रोजन को या तो ऐड कर ले या तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे। क्योंकि हेलोएल्केन में ऑक्सीजन होती ही नहीं है, इसीलिए रिडक्शन रिएक्शन ओनली बेस्ड ऑन हाइड्रोजन कंसेप्ट। कैसे कोई भी हेलोएल्केन हाइड्रोजन को ऐड करता है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। नाउ फोर्थ वन इज रिएक्शन विथ मेटल, कि कैसे कोई भी हेलोएल्केन कंपाउंड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है और मेटल के साथ रिएक्ट करके ये अलग अलग सब्सटेंसेस को देता है। दिस इज अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। तो मेरे बच्चों, बिना देर किए हुए हम अपने फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट ऑफ हेलोएल्केन। So if you see the physical state of haloalkane, there is a some line present in your slide, that is lower member like CH3, C2H5 are colorless gases at room temperature, up to C18 are colorless sweet smelling liquid, while high member of
haloalkane are solid. It means from C1 to C3, it's represent as a gaseous state. From C3 to C18 is represent as a liquid state. Liquid state. Above C18 it represent as a solid state. तो आई होप ये पॉइंट आपने समझा होगा कि CH3 से C1 से लेकर के C3 मींस मेथाइल एथाइल प्रोपाइल, ये जनरली आपके गैसेस फॉर्म में होते हैं. देन C3 से लेकर के C1 से C2, माई फॉल्ट, C1 से C2 मेरे बच्चों, C1 से C2 ये गैसेस फॉर्म में होते हैं. C3 से C18 ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं. एंड अबव द C18 इट रिप्रेजेंट एज अ सॉलिड स्टेट. दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन. नाउ वी आर मूविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट physical property is boiling point. What is the boiling point? I think you all aware the definition of boiling point. Boiling point is the temperature at which when any liquid substances change into gaseous state of matter. तो क्या ये सिर्फ लिक्विड में पॉसिबल है? नहीं, ये सॉलिड में भी पॉसिबल है. when solid change into liquid, then liquid change into gases. क्योंकि हमने देखा कि हेलोएल्केन में कुछ पार्टिकल गैस में भी होते हैं, कुछ पार्टिकल लिक्विड में भी होते हैं, कुछ कंपाउंड सॉलिड में भी होते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट तो सबका होगा. तो आज इसी के टॉपिक में हम बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी हेलोएल्केन का कैसे इंपैक्ट करता है उसके नेचर पर. तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना है, और वो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब जिसका जितना ज्यादा मास, जिसका जितना ज्यादा मोटा हट्टा काटा जो आपका हेलोएल्केन होगा उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा. तो जब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसको बॉयल होने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसके वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी. इट मींस जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं विथ 3 टाइप ऑफ कंपाउंड. हम 3 टाइप को समझते हैं मेरे बच्चों कि कैसे हमको इसको समझना पड़ेगा. देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे बच्चों. बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं तीनों एग्जांपल आपके सामने रखूंगा. पहला CH3Cl, CH3Br, CH3F, CH3I. ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया. दिस इज टाइप 1. दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया मेरे बच्चों? CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl and C4H9Cl. This is type 2. What about third type? That is CH3, CH2, 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 Cl, CH3, CH, CH3, CH2, CH2, Cl, then CH3, C, CH3, CH3, single bond CH2, single bond Cl. This is called N-pentyl chloride. N-pentyl chloride. This is isopentyl chloride. And this is मेरे बच्चों, this is neopentyl chloride. This is type 3. And if you see the all type example, you have focusing only one mentioned topic, that is boiling point is directly proportional to the molecular mass. मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. चलिए इस पे चेक करते हैं. कार्बन का नंबर बेटा सब में सेम है, हाइड्रोजन का नंबर बेटा सब में सेम है. इसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन कार्बन का मास अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उस मॉलिक्यूलर मास का, उस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी में CH3 लगा हुआ है, इसका मतलब एल्काइल ग्रुप सब में सेम है. तो इसका मॉलिक्यूलर मास किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा बेटा?
हैलाइड एटम के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि जिस हैलाइड एटम का मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. एंड यू ऑल नो व्हेन वी मूव इन अ पर्टिकुलर periodic table group, when we move up to down, atomic masses will be increases. ऊपर से नीचे आने पर atomic mass बढ़ता है. इसका मतलब फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होगा, क्लोरीन का ब्रोमीन से कम होगा, ब्रोमीन का आयोडीन से कम होगा. इसका मतलब सबसे ज्यादा मास किसका होगा मेरे बच्चों? आयोडीन का. अप्रोक्सीमेट 127 इसका एटॉमिक मास होता है. तो इसका मतलब हम इसको रिजॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो सपोज टू बी मैंने इसको डी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया. तो जब हम इसको अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर तो हम देखेंगे सबसे कम मास किसका होता है. तो सबसे कम मास होगा बेटा सी का, देन ए का, देन बी का, और लास्ट में किसका हो जाएगा बेटा? आई का. इसका मतलब डी का. इसका मतलब डी मींस आयोडाइड का सबसे ज्यादा मॉलिंग पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू टाइप 1 क्वेश्चन. Now we are moving our next type of question when halide atom are same but alkyl group are different. तो देखो मेरे बच्चों यहां पे Cl सब में सेम है. इसका मतलब Cl का मास इस पे इंपैक्ट नहीं करेगा. बट व्हेन वी सी द CH3, C2H5, C3H7, C4H9 we know that carbon of number increases then mass of हेलोएल्केन इज ऑल्सो इंक्रीजेस. जब मास ऑफ हेलोएल्केन बढ़ेगा इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. तो इसमें जब हम देखेंगे मेरे बच्चों सपोज टू बी दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो हम इसके अकॉर्डिंग आएंगे मेरे बच्चों. तो सबसे कम मास किसका होगा? ए का. सबसे ज्यादा मास किसका होगा? देन बी का, देन सी का, देन डी का. क्यों? क्योंकि उसके पास बेटा कार्बन का नंबर ज्यादा है. तो हैलाइड एटम सेम होने पर कार्बन के नंबर को चेक करेंगे, कार्बन नंबर सेम होने पर हैलाइड एटम को चेक करेंगे. अरे सर इतना इजी तो था, आपने इतनी देर से क्या हम लोग को समझाया? मेरे बच्चों ये समझाने का मेथड इस टाइप 3 को समझना पड़ेगा. अभी तक तो बहुत इजी था. कार्बन नंबर सेम हैलाइड को देख लेंगे, हैलाइड एटम सेम कार्बन नंबर को देख लेंगे. क्या होगा जब कार्बन नंबर और हैलाइड एटम दोनों सेम हो जाएगा? अरे सर ये तो बड़ी कंफ्यूजन में आपने कर दिया. ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. तो देखो मेरे बच्चों यहां पे कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है. अरे सर ये तो चारों जगह कार्बन का नंबर 5 हो गया, हैलाइड सब में Cl हो गया. अब ये तो बड़ी दुविधा हो गई. फिकर नॉट, मैं हूं ना, समझो कैसे. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टेटमेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन, boiling point of haloalkane is directly proportional to अच्छा boiling point of haloalkane क्या लिखा बेटा? boiling point of haloalkane alkane decreases, यही बेटा एनसीईआरटी की डिफिनेशन है, decreases with increasing branching और branch और branching मेरे बच्चों ब्रांच का मतलब क्या होता है? जब कोई शाखा निकलती है, एल्काइल ग्रुप की शाखा निकलती है, मतलब किसी भी कंपाउंड में जितनी शाखा निकलेगी, जितनी ब्रांच निकलेगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा. अब देखो मेरे बच्चों ये एक सिंपल एन सीरीज है. क्या इसमें कोई शाखा निकली हुई है, कोई ब्रांच निकला हुआ है? तो आप कहोगे नहीं सर इसमें तो कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ है. इसमें सबसे ज्यादा ब्रांच निकला हुआ है. एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, इसमें एक ब्रांच निकला हुआ है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें दो ब्रांच है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जिसके पास जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा कम होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मेरे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर नियो का सबसे कम होगा. तो हमने कहा बिल्कुल सही मेरे बच्चों. फिर आइसो का होगा और सबसे ज्यादा बेटा एन का होगा. तो आंसर क्या होगा? सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए. आई होप ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपने समझे होंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे. अगर ये समझ में आ गया मेरे बच्चों तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में देना चाहते हैं. आप लोग इसका सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें
कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दिखाइएगा कि सर हाँ हमको ये टॉपिक समझ में आ गई कि जब हैलाइड एटम सेम होगा तो हम कार्बन को देखेंगे, जब कार्बन सेम होगा हैलाइड एटम को देखेंगे, जब दोनों सेम होगा तो हम उसकी ब्रांच को देखेंगे कि किसमें कितना ज्यादा ब्रांच है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं मेरे बच्चों, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन है बेटा, इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दिखाइएगा। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग compound in increasing order of boiling point। चलो बेटा आंसर क्या है मैं देखता हूं। मैंने लिखा ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमा पेंटाइल ब्रोमाइड पेंटाइल क्लोराइड। देन मेरे बच्चों नियो क्लोराइड। Then last is iso propyl chloride। चलो मेरे इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में इसका अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर लेकर के जरूर दिखाइएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आपने इस क्लास की इंपॉर्टेंस को समझा और इसको समझकर अपने क्वेश्चन पे अप्लाई किया। देन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप यहां तक की चीजें आपने समझी होंगी मेरे बच्चों। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन क्या है मेरे बच्चों? सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन क्या है? इस हेलोएल्केन इज इनसॉल्युबल इन वाटर ऑल्दो इट हैव पोलर नेचर। इसका मतलब क्या है? ये इन्होंने क्या बता दिया एनसीईआरटी ने कि किसी भी पोलर नेचर होने के बावजूद ये पानी में इनसॉल्युबल हो गया। सही समझ नहीं आया, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है कि लाइक ऑलवेज डिसॉल्व इन लाइक, कि जो जैसा होता है वो अपने जैसों में डिसॉल्व हो जाता है। और ये आजकल की जनरेशन में वाइब्स जो होती है, जिसे हम वाइब्स मैच करना कहते हैं, कि हमारी वाइब्स सर जिससे मिलती है हम उससे फ्रेंडशिप करते हैं, जिससे वाइब्स नहीं मिलती हम फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। बेटा यही तो वाइब्स केमिस्ट्री ने सिखा रखी है आपको। तो जो ये वाइब्स आज की जनरेशन बोल रही है, ये केमिस्ट्री ने बहुत पहले सिखा के रखा है कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, जो जैसा होगा वो अपने को उसी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। सॉरी। तो जो जैसा होगा वो अपने आप को उसी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो वाटर को तो हम जानते हैं कि वाटर जो होता है बच्चों वो पोलर नेचर का होता है, क्योंकि इसके पास H+ और OH- होता है। और अभी हम लोगों ने नेचर ऑफ हेलोएल्केन, अच्छा नेचर ऑफ हेलोएल्केन की बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। थोड़ा सा नेचर ऑफ हेलोएल्केन, इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, तभी हमको समझ में आएगा कि कैसे दोनों पोलर है हेलोएल्केन। तो जब हम नेचर ऑफ हेलोएल्केन की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो सपोज टू बी दिस इज कार्बन और इसके साथ लगा हुआ हैलाइड, ये तो हेलोएल्केन है। बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बाय माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, हैलाइड एटम इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो जैसे ही खींचने लगता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट इसको पर माइनस चार्ज आ जाता है, इसको पर प्लस चार्ज आ जाता है। तभी तो हमने कहा कि हेलोएल्केन हैव पोलर नेचर। तो जब ये पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि डिसॉल्वेशन के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए सिर्फ एक जैसा होना जरूरी नहीं है, उसके पास उसके जैसी प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए। भाई हाइड्रोजन के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? पोलर होने के बावजूद बेटा वाटर के पास जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हेलोएल्केन है पोलर नेचर,
but it have no hydrogen bond. It means due to absence due to absence of hydrogen bonding in haloalkane they are insoluble in water. आई होप यहां तक की चीजें आपने समझी कि कैसे सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे रीजन वाई करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पोलर होने के बावजूद हैलोएल्केन क्यों पानी में सॉल्युबल नहीं होता है. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डाइपोल मूवमेंट की, कि कैसे चार्ज डेवलप होते हैं और किसके ऊपर कितनी पोलैरिटी डिपेंड करती है. सर आपने ये क्या बता दिया? हाँ बेटा यही तो है पोलैरिटी, कि किसके ऊपर कितना चार्ज की डेंसिटी किसके ऊपर कितना चार्ज की डेंसिटी डेवलप होगी, ये डिपेंड करेगा उस हैलाइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर. इसका मतलब पोलैरिटी ऑफ हैलोएल्केन डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ हैलाइड एटम. इसका मतलब हैलाइड जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा. तो सर हमको तो पता है कि जो हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, देन फ्लोरीन की होती है, देन ब्रोमीन की होती है सबसे कम, और लास्ट में होता है बेटा आयोडीन की. इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन होता है. तो जब क्लोरीन होता है तो इसका मतलब पोलैरिटी सबसे ज्यादा उसकी होगी जिसके पास क्लोरीन का कंपाउंड लगेगा. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बच्चों इसको जरा अरेंज करके दिखाओ, CH3CH2F CH3Br एंड CH3Cl. तो आपने कहा कि सर Cl वाले के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है, इसके मतलब इसके पास सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी, इसके पास सबसे ज्यादा डायमोल मूवमेंट होगा. तो सपोज टू बी दिस इज D, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज A. तो आंसर होगा मेरे बच्चों, आंसर होगा B. आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? आंसर होगा A, आंसर होगा A, आंसर होगा A, then C, then B, then D. This is your increasing order according to dipole moment. तो ये रहा कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन. अब हम अपने चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन के बारे में पता करते हैं कि हमारे पास हैलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या लॉजिक लिखा हुआ है, क्या समझाया गया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग इन द हैलोएल्केन कंपाउंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, आई थिंक हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, आज की क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनी न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट सब्स्टिट्यूट हैलाइड एटम फ्रॉम इट्स कंपाउंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सर आपने इतनी तेजी बोल दिया, समझ नहीं आया. चलो ऐसे समझो कि सर ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होता है, ये जो हैलाइड एटम होता है इसको इसके जगह से भगा देता है और खुद उसके जगह पे जाकर के बैठ जाता है. सर ये तो हमारी कहानी की जैसे दिख रही है. तो यही तो केमिस्ट्री सिखाती है. केमिस्ट्री हर जगह इन्वॉल्व है कि जो जितना ज्यादा बाहुबली होता है वो अपने नीचे वाले को उसके जगह से हटा देता है. यही तो आजकल की सरकारें कर रही हैं. हाँ चलिए देखिएगा, जो जितना ज्यादा पावरफुल वो अपने नीचे वाले को जरूर हटा देगा. इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल का नेचर अगर इससे ज्यादा होगा तो उसको उसके जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके साथ कंपाउंड बना देगा. यही तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, कि न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट हैलाइड एटम को उसके प्लेस से हटा दे और जैसे ही हटा देगा वो उसके प्लेस पे बैठ जाएगा मतलब कंपाउंड बना देगा. कंपाउंड मतलब हमको एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा, एक नया कंपाउंड मिल जाएगा. और यही तो केमिकल प्रॉपर्टी का मेन मोटो है, यही तो मेन पर्सपेक्टिव है कि कोई भी हैलाइड एटम, कोई भी हैलोएल्केन किसी भी दूसरे का रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होकर के एक नया कंपाउंड दे दे. तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसको हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस कर रखा हुआ है, नहीं दिखा है तो गो टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर 93 और SN1 और SN2 की रिएक्शन के बारे में समझिए और देखते हैं कि आज की क्लास में इसको कौन समझ पाता है. SN1 मींस होता है बेटा यूनिमॉलिक्यूलर. यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर मींस व्हेन ओनली वन
एनी रिएक्टेंट इन्वॉल्विंग इन द रेट ऑफ रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा उसी को हम यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे सबस्ट्रेट का मतलब मेरे बच्चों एल्काइल को समझिएगा। जो हैलाइड एटम के साथ एल्काइल लगा होता है उसी को समझना है कि वो कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। जो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उसका स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो आर ओ आर होगा, आर इज इक्वल टू के ओनली सबस्ट्रेट। तो क्या हम यहां पे आर लिख दें तो चल जाएगा? आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। तो इसकी बेटा ऑर्डर कितनी होगी? तो ऑर्डर होती है बेटा इसकी फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट है तो इसीलिए इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर। तो यही है इंट्रोडक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म हम विद एग्जाम्पल समझेंगे जब हम इसके एग्जाम्पल को समझाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन। अभी दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट SN1 और SN2 कि हमको कैसे समझना है कि SN1 SN2 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑर्डर की जब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन में तो सबसे जो लोएस्ट होती है स्टेबिलिटी वो 0 डिग्री की होती है, देन 1 डिग्री की होती है, देन 2 डिग्री की होती है, देन 3 डिग्री की होती है, देन एलाइल की होती है, देन बेंजाइल की होती है। सर आपने क्या बता दिया? हमने यही बताया कि एलाइल का मतलब हाइड्रोकार्बन when halide atom attach adjacent carbon of double bonded carbon। इसका मतलब जो halide atom होगा वो उस कार्बन पे लगेगा जो डबल बॉन्डेड के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन होगा, इसी को एलाइल कहते हैं। और बेंजाइल का मतलब क्या होता है? साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग कार्बन। बेंजीन रिंग के साथ जो साइड चेन वाला कार्बन होता है बेटा उसी को बेंजाइल कहते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन शो करेगा SN1 में? बेंजीन, बेंजाइल, फिर उसके बाद एलाइल। अब इन दोनों को पीछे का रीजन क्या बताया जाता है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कोटेशन बोथ बेंजाइल और एलाइल show reactivity in SN1 reaction due to resonance due to resonance। इनके पास रेजोनेंस ज्यादा होता है इसीलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। एलाइल के पास सिर्फ एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है इसीलिए बेंजाइल से कम स्टेबल होता है, और बेंजाइल के पास 3 से 4 से 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो आई होप ये SN1 की कंडीशन आपने समझी होगी। नाउ वी आर मूविंग अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होता है बेटा? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसका मतलब इसमें सब्स्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होता है, और इसीलिए इसका जो R बनता है बेटा वो R और न्यूक्लियोफाइल दोनों के साथ इसका हमको ऑर्डर निकालना पड़ता है। मतलब SN2 में दोनों का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। इसका मतलब 1 यहां, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर? 2। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। ये कैसे कितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा इसमें होता है। चलिए हम इसको अगर देखेंगे तो ये दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर इज जस्ट वाइस वर्सा ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 का जस्ट वाइस वर्सा होता है। उसमें सबसे लोएस्ट 0 डिग्री था, इसमें ज्यादा 0 डिग्री होता है, देन 1 डिग्री होता है, देन 2 डिग्री होता है, देन 3 डिग्री होता है, देन एलाइल होता है, देन बेंजाइल होता है। SN1 में बेंजाइल सबसे ज्यादा स्टेबल था, SN2 में बेंजाइल सबसे ज्यादा लोएस्ट स्टेबल होता है। यही हमको समझाना था, यही आई होप आपने समझा होगा। अच्छा, अगर हम बेटर लिविंग ग्रुप की बात करेंगे, लिविंग ग्रुप मतलब हमारे हैलाइड महोदय की बात हो रही है, तो कौन कितनी जल्दी अपने आप को छोड़ करके भाग जाएगा? कौन कितना ज्यादा डरता है? तो डरने वाला एलिमेंट बेटा आयोडाइड होता है। आयोडाइड सबसे ज्यादा अपने प्लेस को छोड़ करके भाग जाएगा। इसका मतलब कभी अगर आपसे बेटर लिविंग ग्रुप को बारे में पूछे कि कौन कितनी जल्दी अपने आप को छोड़ देगा, कौन उससे फाइट नहीं करेगा, तो वो महोदय होते हैं आपके बेटा आयोडाइड। आयोडाइड से कम होता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से ज्यादा होता है क्लोराइड, और सबसे ज्यादा ढीठ कौन होता है? फ्लोराइड। मतलब फ्लोराइड को उसकी जगह से हटाना इतना आसान काम नहीं होता है, और सबसे आसान काम किस में होता है बेटा? आयोडाइड में होता है। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपने SN1 और SN2 के रिगार्डिंग समझा होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल और एक
क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझते हैं कि कैसे हम अपने इसको समझेंगे। बेटा यहां पे कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी से मैंने लिया हुआ है, एनसीईआरटी के एग्जांपल को समझिएगा कि कैसे इसके क्वेश्चन हम कर पाएंगे। जरा इसको लिखा हुआ है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सपोज टू बी SN2 रिएक्शन। मैंने SN2 के रिगार्डिंग इसके क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए SN2 के अकॉर्डिंग इसकी अरेंजिंग ऑर्डर बताइए कितनी होगी। तो बेटा इसकी जो डिग्री है देखो कितनी लिखी हुई है 1 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी 1 डिग्री, इसकी कितनी होगी 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये राइट एटम जिस कार्बन पर लगा हुआ है वो कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ है। इसका मतलब ऑल हैव 1 डिग्री। तो जब सबके पास 1 डिग्री होगा तो बेटा हम लीविंग ग्रुप के देखेंगे कि कौन कितनी ज्यादा लीव कर सकता है। तो बताइए ICl और Br में सबसे ज्यादा लीविंग नेचर किसके पास होता है? आयोडाइड के पास होता है। इसका मतलब जो इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगी वो फ्लोरीन से क्लोरीन एंड क्लोरीन से आयोडाइड। इसका मतलब आयोडाइड के पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा फॉर SN2 रिएक्शन। तो यही थी ये टॉपिक की समझदारी। अब इसको समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। हमारे एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस लेक्चर को समझने आने के बाद बेटा आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए इसको हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं मेरे बच्चों। दिस इज बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन के साथ मेरे बच्चों CH2Br लगा हुआ है। तो हमने समझ गया कि सारे क्वेश्चन बेंजाइल का है, तो इसका मतलब हमको बेंजाइल का स्ट्रक्चर बनाना है। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर बेटा इसका क्या बनेगा? देखो लिखा हुआ है बेंजीन, देन CH, देन Br, और इसी के साथ क्या लगा बेटा? फिर से बेंजीन लगा हुआ है। अच्छा इसके साथ क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों? थर्ड, दिस इज बेंजीन, दिस इज CH, दिस इज CH, दिस इज CH3, दिस इज CH3 और दिस इज Br। और लास्ट क्या लिखा है मेरे बच्चों? दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन, दिस इज C, दिस इज CH3, दिस इज Br और दिस इज बेंजीन। आई होप इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से बनेगा। चलिए अब हम पहले डिग्री पता करते हैं। इसकी बेटा होगी 1 डिग्री, इसकी होगी बेटा 2 डिग्री, इसकी होगी बेटा 2 डिग्री और इसकी होगी बेटा 3 डिग्री। हमने पहले डिग्री पता कर लिया क्योंकि हमको डिग्री का नॉलेज होना चाहिए। बिना डिग्री के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू SN2 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता, तो 1 डिग्री तो बेटा ये हो गया। इससे कम स्टेबल बेटा 2 डिग्री वाला होगा। सबसे लोएस्ट कौन होगा? 3 डिग्री। मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री का प्लेस तो फिक्स है। मैं कहां बता दूं? मैं यहां बता देता हूं। 1 डिग्री और 2 डिग्री का प्लेस तो फर्स्ट। सपोज मैंने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया और इसको D मान लिया। हमारा A का प्लेस तो फिक्स है। A तो सबसे ज्यादा स्टेबल है और D जो है महोदय वो सबसे ज्यादा लोएस्ट स्टेबल है अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑर्डर SN2 रिएक्शन। मामला फंसेगा इन दोनों महोदय के बीच। बोलेगा हमारे पास भी 2 डिग्री है, हमारे पास भी 2 डिग्री है। कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा? कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा? जिसके पास पावर ज्यादा होगी, जिसके पास स्टेबिलिटी का रीजन ज्यादा होगा। तो जिसके पास रीजन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। जरा इनके नेचर को देखिए, यहां भी CH है, यहां भी CH है, यहां भी Br है, यहां भी Br है, लेकिन बेटा इसके साथ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है। और अभी मैंने बताया कि बेंजाइल के पास रेजोनेंस होता है जिसके वजह से उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ जाती है। इसका मतलब मिथाइल और एल्काइल के कंपैरिजन में बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब D के बाद बेटा C हो जाएगा, C के पास बेटा B हो जाएगा और B के बाद बेटा A हो जाएगा। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन। तो यहां तक की क्लास आई होप आपने बहुत ईमानदारी के साथ समझी होगी, बहुत ऑनेस्टी और सिंसियरली के साथ आपने इसके नोट्स बनाए होंगे और जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दिखाएंगे। दिस इज अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन, कंप्लीटली इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कैसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 को पहचानेंगे, SN2 को पहचानेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी बेटा वो ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन के ऊपर रहेगी और उस क्लास के बाद हमारा हेलोएल्केन का वास्ता छूट जाएगा। हेलोएल्केन का टॉपिक हमको फिर कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर हम अपने टॉपिक पे चलेंगे हेलोएरीन्स, और हेलोएरीन्स मुश्किल से 1 या 2 क्लास का टॉपिक है मेरे बच्चों। तो ओवरऑल ये आपके 3 से 4 लेक्चर में आपका ये हेलोएल्केन हेलोएरीन्स टॉपिक खत्म हो जाएगा। तब हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा और हमेशा इस क्लास को सपोर्ट करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल टॉपर अड्डा 93 और मैं आपका होस्ट कम दोस्त मुस्तफा अनवर, जो आपके साथ हमेशा रहूंगा जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। थैंक यू सो मच।